हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बता दूँ मैं भी अच्छा हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स जुगाड़ पर। मैं लोकेश। चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर, जो अपने पहले एक पार्ट उसका अपन पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अपने नहीं पढ़ा है फर्स्ट पार्ट, तो आप छोटा सा पार्ट है, आप पहले वो देख लो, उसके बाद अपनी सेकंड वाला आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, ये चैप्टर नंबर सेकंड का मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th के लिए, ठीक है। ओके, आपने अब तक ये देख लिया कि गुड्स फाइनल गुड्स भी होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स भी होते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं, जिनमें वैल्यू ऐड होना बाकी नहीं है और जिसको नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में शामिल किया जाता है। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस किए नहीं हैं, अभी उनमें वैल्यू ऐड होना बाकी है और उस जिसको नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाता। हमने अब तक ये पढ़ लिया। हमने ये भी देखा कि फाइनल गुड्स के दो टाइप होते हैं, कंज्यूमर गुड्स मतलब कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स चार टाइप के होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और लास्ट वाला सर्विसेज, ठीक है। तो और कैपिटल गुड्स फिक्स एसेट को जनरली हम बोलते हैं। एक यहाँ पे मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि प्रोड्यूसर गुड्स दो टाइप के होते हैं, रॉ मटेरियल और फिक्स गुड्स, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। फिक्स एसेट को हम कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं। तो हमने इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी पढ़ा था कि कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स नॉट कैपिटल गुड्स। होपफुली आप लोगों को वो सब कुछ लास्ट वीडियो में समझ में आ गया हो गया। तो आगे हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कोई भी आप जो कोई खर्चा करते हो, कोई भी एक्सपेंडिचर आपने किया, आपकी जेब से पैसा गया, मतलब आपने क्या कर दिया, वो एक्सपेंडिचर कर दिया कहीं ना कहीं। अब ये दो टाइप के होते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आपने कुछ अपने पर्सनल यूजेस के लिए कोई खर्चा किया है, वो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं अपन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। साथ में एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब आपने वो पैसा खर्चा किया है लेकिन वो आपने अपने लिए खर्चा नहीं किया, वो आपने फर्दर कहीं पैसा कमाने के लिए आपने वो पैसा किया, उस खर्चा किया, उसको बोलते हैं अपन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। सपोज मैंने 100 रुपये के गोलगप्पे खाए, मतलब मैंने क्या करा, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैंने वो खा लिए, ठीक है। मतलब उसको मैंने इन पैसे कमाने के लिए नहीं खाया, उनको मैंने खा लिया क्योंकि मेरी इच्छा हो रही थी, ठीक है। लेकिन अगर वही 100 रुपये का मैं अगर कोई सपोज किसी कंपनी के शेयर खरीद रहा हूँ, मेरे पास से पैसे तो गए, एक्सपेंडिचर तो है वो, लेकिन वो जो 100 रुपये खर्चा किया मैंने, वो ऐसा नहीं है कि वो लग गया मेरे पास से, वो मैंने 100 रुपये इसलिए खर्चा किया कि मैं चाहूँगा कि वो 100 रुपये के मुझे वापस जब मिलेंगे 105 मिलेंगे, 110 मिलेंगे, मतलब 100 से ज़्यादा मिलेंगे, मतलब ज़्यादा की मुझे रिटर्न की उम्मीद रहेगी ना उसमें, उसको बोलते हैं अपन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो चलिए अपन बात करते हैं भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में। तो क्या लिखा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स रेफर टू एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। मतलब एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, वो सारा खर्चा एक इकोनॉमी में जो कंजम्पशन के लिए खर्चा किया गया। यार ये क्या डेफिनेशन हुई, मतलब जितना खर्चा लोगों ने अपने उपभोग के लिए किया उसको बोलते हैं अपन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन करता है जनरली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? हाउस होल्ड मतलब घरेलू लोग, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, अपन जो खाना खाने पे खर्चा करते हैं, कोई भी सामान लेके आए, एसी ले आए घर पे, उसको चलाने में जो खर्चा लग गया, या गाड़ी लेके आए पर्सनल खुद के लिए, उस पर जो खर्चा लग गया, वो सारा क्या हो गया, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। सेकंड, गवर्नमेंट भी खर्चा करती है कि हाँ, गवर्नमेंट खर्चा करती है ना, मतलब कौन से खर्चे, वो वाले खर्चे, सपोज गवर्नमेंट हम लोगों को बीपीएल में अनाज फ्री देती है, या गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में फ्री बुक्स देती है, फ्री एजुकेशन देती है, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री मेडिसिन, फ्री एडवाइस मिलती है डॉक्टर्स की, वो सब क्या है, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। तो हम बात करें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, इसमें शामिल क्या क्या होता है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और भी कुछ खर्चे, वो एनजीओ के खर्चे, एनजीओ मतलब एनपीओ, इसको एनपीओ बोल सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपेंडिचर। ये कौन से होते हैं? देखो, हर समाज, हर सोसाइटी में कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सोशल वेलनेस के लिए काम करते हैं। जैसे कि समाज में कुछ लोग हैं, इन्होंने
लोगों ने मिलकर कोई एक ग्रुप बना लिया, उनका मकसद पैसे कमाना नहीं है, लेकिन उनका मकसद है उन लोगों की सेवा करना जिनके पास में प्रॉपर खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को फ्री में अनाज बांट दिया, किसी को फ्री में कुछ दे दिया, या किसी को 100 रुपये वाली चीज़ 80 में दे दी, 20 रुपये का उन्होंने अपने पास से खर्चा वहन कर लिया। जनरली ऐसे ग्रुप जो खर्चा करते हैं, जिनका प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं होता, उनको बोलते हैं अपन NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो हमने बात करी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के 3 लोग शामिल होते हैं, हाउस होल्ड वाले भी, गवर्नमेंट वाले भी और NPO वाले भी। आपको समझ में आ गई होगी। इन तीनों को जो अगर हम टोटल करेंगे तो इसको बोलते हैं अपन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये देखो तीनों का दे रखा है यहाँ पे। तो अभी इन्होंने बात करी आगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट बता दिया मैंने आप लोगों को कि फर्दर पैसा, ज़्यादा पैसा कमाने की उम्मीद में हम कोई खर्चा करते हैं ना। मैंने 100 रुपये के शेयर लिए हैं, इसलिए इस उम्मीद में लिए ना कि मुझे वापस 100 से ज़्यादा मिलेगा कुछ पैसा, तो उसको बोलते हैं अपन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट को जनरली हम आई से डिनोट करते हैं, या फिर इसको डेल्टा के से भी डिनोट करते हैं। इन्वेस्टमेंट जनरली, आप इन्वेस्टमेंट को आप कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। आपने सपोज पहले 100 रुपये का आपके पास में कोई बिजनेस में था, आपने 100 रुपये लगा रखा था, अभी आपने 50 रुपये और लगा दिए, यानी 50 रुपये की कैपिटल आपने और बना दी, यानी अभी आपके बिजनेस में कितने रुपये लग गए, 150 रुपये लग चुके हैं। ठीक है ना, ऐसे इसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो जनरली अब ये इन्वेस्टमेंट होता है 2 टाइप का होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट भी होता है, सेकेंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी होता है। आपने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस में आपने सपोज आपने कोई फर्नीचर का बिजनेस किया, फर्नीचर के बिजनेस के लिए आपको कुछ लकड़ी भी चाहिएगी, आपको कोई मशीन वगैरह भी चाहिएगी, तो आप जो आरा मशीन लेके आए हो, मशीनरी लेके आए हो, उसको अपन शामिल करते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट में। किसमें? फिक्स इन्वेस्टमेंट में। लेकिन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, आपने सपोज लकड़ी लेके आया फर्नीचर बनाने के लिए, आपने उस लकड़ी को काट के उसका फर्नीचर बना लोगे, उस फर्नीचर को बेच दोगे आप, यानी अभी आपको वापस से दोबारा और फर्नीचर बनाने के लिए आपको और लकड़ी चाहिएगी, तो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। आप उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। और आप ज़्यादा लकड़ी लेके आओगे पैसा लगाकर, तो उसको क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी फिक्स इन्वेस्टमेंट मतलब मशीनरी ले गए आप, कोई मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, कोई व्हीकल्स जो आपके बिजनेस में काम आएगा, उसको बोले अपन फिक्स इन्वेस्टमेंट। अगर आप वो सामान लेके आ रहे हैं जिनसे आप अपना फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको बोलते हैं अपन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आपको आई बात समझ में? अब देखो, फिक्स इन्वेस्टमेंट की बात करें अपन, तो किसने क्या लिखा है? फिक्स इन्वेस्टमेंट रेफर टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स असेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर एक जो प्रोड्यूसर फिक्स असेट में जो पैसा लगाता है, प्रोड्यूसर कौन होता है? जो जिसको प्रोडक्शन करना है वो प्रोड्यूसर हो गया। एक साल के अंदर जो उसने पैसा लगाया फिक्स असेट में, उसको बोलते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट को देखो, इसने बताया फिक्स इन्वेस्टमेंट की एक सबसे खास बात है, इंपॉर्टेंस, मेन चीज़ यही है, सिग्निफिकेंस याद करने वाली चीज़ इसमें। फिक्स इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, उसकी सिग्निफिकेंस क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या, क्या जरूरत है फिक्स इन्वेस्टमेंट करने की। सुनो, मेरे पास पहले एक मशीन थी 10 लाख रुपए की, मैंने उससे काम करता था, मैं 100 यूनिट बनाता था। ठीक है, उसमें 4 लोग काम करते थे, 100 यूनिट बनाता था, मैं बेचता था, उनको पैसे कमाता था। लेकिन सपोज फिक्स इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस पढ़े हम, मेरा काम बढ़ गया, सपोज मेरे पास ग्राहक ज़्यादा आ रहे हैं, अब मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? फिक्स इन्वेस्टमेंट करूँगा, एक मशीन और लगाऊंगा, मैं एक मशीन और लगाऊंगा। उससे क्या हो जाएगा? एक तो मेरे ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा मतलब जीडीपी बढ़ जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगी, जीडीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो जीडीपी बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, यानी मेरी कंपनी की कैपेसिटी बढ़ गई है ना अब काम करने की। अच्छा, इससे ये होगा कि अब मशीन ज़्यादा ले आया, एक और मशीन ले आया, तो अभी मैं 4 लोगों को और भी काम लगा पाऊंगा, इससे जॉब भी बढ़ जाएगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट की ये क्या है? सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस बता दी मैंने, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे जीडीपी बढ़ेगा, उससे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। ये सारी क्या है? इसकी फिक्स इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, मतलब इसलिए फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है जनरली। आगे हम बात करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब कोई वो सामान, कोई रॉ मटेरियल जिससे आप फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे। आपका काम लड्डू बनाने का है, आप बेसन ले आए, चीनी ले आए, वो सब क्या है? वो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से क्या होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बिना काम नहीं चल रहा है, काम तो चल रहा था पहले भी, लेकिन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, अभी पहले क्या होता था? आप लड्डू बना के बेचते थे, आप 1 वीक के बेसन और चीनी और ये सब लगभग अप्रोक्स आइडिया से आप ले आते थे कि आपको अगली बार अब खरीदना पड़ेगा 1 वीक के बाद में। लेकिन अब आपने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कर दिया, अभी आपने 50,000 रुपये और लगाए इन्वेंट्री में।
इसका मतलब ये होगा अभी आप ज़्यादा बेसन खरीद पाएंगे, ज़्यादा आप चीनी खरीद पाएंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, सुनो, ज़्यादा खरीदेंगे तो आपको लाने ले जाने की जो कैरिंग कॉस्ट है तो वो कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, आपको जो आदमी भेजना पड़ेगा उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी हर बार। तीसरी बात, आप ज़्यादा खरीद रहे हो तो सामने वाले से आप मोल भाव करोगे, उसे बोलोगे कि भाई ज़्यादा सामान खरीद रहा हूँ मैं, थोड़ा सस्ता लगाओ, यानी अब वो प्रोडक्ट की कॉस्ट आपकी कम पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इससे इसका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ये भी है कि आपका बिजनेस बिना किसी रुकावट के चलेगा। सपोज आपके पास अभी 1 महीने का स्टॉक है, अभी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई या कोई जैसे सपोज कोई बाढ़, भूकंप, सुनामी आ गया कुछ, या सपोज कोई स्ट्राइक हो गई, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी जहाँ से आप सामान खरीदते थे वहाँ पे, या रास्ते में कोई किसी को नुकसान भी हो गया, कुछ और हो गया, मतलब कुछ भी काम हो जाए, आपके पास तो रॉ मटेरियल पड़ा है ना, क्यों, आपने इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे आपके पास स्टॉक पड़ा है, तो आप अभी उससे 1 महीना काम चला सकते हो। अभी समझ में आया ना बात। इसका मतलब इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट की एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि इससे आपका बिजनेस बिना किसी इंटरप्शन के चलता है। यानी इसकी सिग्निफिकेंस की अगर बात करें अपन, तो एक तो सबसे पहली बात तो आप ये लिखो, आप इससे बिजनेस की जो सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड रहती है, मतलब बिना किसी रुकावट के आपका काम चलता है, ठीक है। और सेकंड बता दिया मैंने आपको, डे टू डे आपको परचेज करना पड़ता है, उससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। आपके पास एक्स्ट्रा से स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आप सारी जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनसे उनसे आप निपट पाओगे, क्योंकि आपके पास में स्टॉक पड़ा है, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आया ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ग्रोस का मतलब होता है टोटल, सकल, ठीक है। ग्रोस का मतलब टोटल, आप ये समझ लो। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब शुद्ध इन्वेस्टमेंट, अपने शुद्ध कितना निवेश कर दिया। और थर्ड वाला आता है कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्या है, हम तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात आई ग्रोस इन्वेस्टमेंट की। ग्रोस इन्वेस्टमेंट रेफर टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में आपने जो टोटल प्रोडक्शन किया कैपिटल गुड्स का, या आप टोटल जितना कैपिटल गुड्स लेके आए आप, उसको बोलते हैं आप ग्रोस इन्वेस्टमेंट। सपोज आपके पास में एक मशीन थी 10 लाख रुपए की, पहले आपने, अभी वो मशीन पुरानी हो गई, आपने उसको बदला और दूसरी ले आए आप, यानी पहले वाली की जगह पे दूसरी ले आए आप। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो रिप्लेस किया, क्या किया, रिप्लेस। आपने एक्स्ट्रा से मशीन नहीं लगाई, पहले भी आप 100 यूनिट बनाते थे, अभी भी 100 ही बना रहे हैं, आपने एक्स्ट्रा से इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया, यानी वो नेट इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जबकि ग्रोस इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन आपने 10 लाख तो लगा दिया, लेकिन अपने पास से, यानी आपने ग्रोस इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी आपने एग्जिस्टिंग मशीनरी को रिप्लेस कर दिया। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में 2 चीज शामिल होती है, रिप्लेसमेंट भी प्लस नेट एडिशन भी। मशीनरी को बदल दिया मतलब उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। अच्छा, पहले आपके पास में 10 लाख की एक मशीनरी थी, आप एक मशीन और लेके आ गए 5 लाख की, ठीक है, यानी आपने 5 लाख का नेट एडिशन और कर दिया। समझ गए आप लोग? पहले 10 वाली को बदला, 10 की दूसरी ले आए, उसको तो बोला आपने रिप्लेसमेंट, प्लस आप 5 लाख की एक लेके आ गई, यानी आपने 5 लाख का और कर दिया, अभी उसको बोलते हैं नेट एडिशन। यानी टोटल आपने ग्रोस इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया, 15 लाख का। लेकिन अगर नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें अपन, नेट इन्वेस्टमेंट कितना किया, नेट का सिर्फ आपने 5 लाख का ही किया, क्योंकि एडिशन तो आपने 5 लाख का ही किया ना। एक्स्ट्रा पहले 10 की तो आपके पास पहले से थी, आप और लेके आए तो 5 की लेके आए हो आप, यानी आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट तो 15 हो गया, 10 रिप्लेसमेंट प्लस 5 नेट एडिशन। लेकिन आपका नेट अगर बहुत बात करेंगे अपन तो 5 लाख का ही इन्वेस्टमेंट हुआ। तो होपफुली आप लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर देखो इसने डिफरेंस दे रखा है दोनों के बारे में, ये देखो आप डिफरेंस क्या दे रखा है, बताया मैंने आपको। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ एडिशन होता है, एग्जिस्टिंग मशीनरी में आपने एडिशन कर दिया कुछ, उसको बोलते हैं, या इन्वेस्टमेंट में आपने एडिशन कर दिया कुछ, उसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। जबकि ग्रोस इन्वेस्टमेंट टोटल को बोलते हैं, जिसमें रिप्लेसमेंट भी शामिल होता है प्लस नेट एडिशन भी शामिल होता है। आई बात समझ में? यही दे रखा है दोनों चीज़ों के अंदर। अच्छा, अब इसने बता भी रखा है, देखो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसने बताया। आगे एक डिफरेंस और आता है, ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल वर्सेस कैपिटल लॉस। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मैंने बताया था, मतलब इसका मतलब डेप्रिसिएशन होता है, यानी डेप्रिसिएशन लग गया उसको आप क्या बोलते हो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कैपिटल लॉस क्या होता है, कैपिटल लॉस का मतलब आपकी एसेट में परमानेंटली कोई वैल्यू में डिक्लाइन आ गया, कमी आ गई, उसमें कुछ एक्सीडेंटल डैमेजेस हो गया, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, या सिस्टम अपडेटेड सिस्टम आ गया,
तो उसको बोलते हैं अपन कैपिटल लॉस। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को आप डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाकर उससे दूर हो सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। जबकि कैपिटल लॉस से कैसे बचेंगे आप? वैल्यू में कमी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस से बच सकते हैं आप, सेम वही बातें हैं, ठीक है। यस, आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपका इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े। क्यों? क्योंकि आपने रिप्लेस कर दिया मशीनरी। तो पहले भी आप 100 यूनिट बना रहे थे, अभी भी 100 ही बनाएंगे, यानी उसका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा। लेकिन नेट एडिशन से तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। पहले आपके पास में एक मशीन 10 लाख की थी, 5 लाख की आप और लेके आ गए, यानी आपने नेट इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, यानी उससे जीडीपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। समझ गए आप लोग? नेशनल इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, यानी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपको बात समझ में आई? यस। चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे आता है अपना कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी चीज को आप यूज करोगे, गाड़ी लेके आए, मशीनरी लेके आए, कुछ भी लेके आए, आप उसको यूज करोगे तो उसकी वैल्यू में कमी आएगी। तो लगातार किसी चीज का यूज करने से उसकी आने वाली कमी, उसकी वैल्यू में आने वाली कमी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसने बताया, देखो लिखा हुआ है, व्हाइल फिक्स असेट आर इन यूज दे गो डाउन इन वैल्यू ओविंग टू नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस, एक्सपेक्टेड अब्सोल्शंस। ये सब चीजें, मतलब उसको यूज करने से उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, या उसमें कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, या उसमें कोई उसकी मार्केट से बाहर हो गई, या अचानक से कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई, पुरानी टेक्नोलॉजी को बाहर करना पड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सपेक्टेड अब्सोल्शंस। तो डेप्रिसिएशन में तीनों चीज शामिल होती है, ठीक है। अभी अगर अच्छा आगे एक बात को समझेंगे अपन कि ये जो अब्सोल्शंस बताया मैंने, अब्सोल्शन दो टाइप का होता है, एक्सपेक्टेड अब्सोल्शंस और अनएक्सपेक्टेड अब्सोल्शंस। उससे पहले आप ये समझो, डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं डेप्रिसिएशन को। कैसे? मैंने बताया कंजम्पशन का मतलब तो उपभोग करना होता है, खाना कुछ होता है, मतलब ऐसे कुछ। तो क्या आप एसी को खा सकते हो क्या आप? या आप फ्रिज कूलर को खा सकते हो क्या? नहीं। तो उसको कंजम्पशन कैसे करोगे भाई? आपने उनको यूज किया है ना, एसी का, पंखे का, गाड़ी का आपने यूज कर लिया ना, तो उससे आपने उनका क्या कर लिया? कंजम्पशन कर लिया। इसीलिए इसको बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। यानी डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या हो सकता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम की कैलकुलेशन वाले में आएगा। ये फिक्स डेप्रिसिएशन की जगह आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोल सकता है, वो याद रखना, ठीक है। चलिए, हाँ, तो हम बात कर रहे थे आगे एक्सपेक्टेड अब्सोर्प्शंस और अनएक्सपेक्टेड अब्सोर्प्शंस। तो देखो, इसने बताया एक्सपेक्टेड अब्सोर्प्शन का मतलब होता है कि सपोज मैं कोई एसी लेके आया हूँ, ये एसी लेके आया हूँ मैं, मुझे जब खरीदा उसने बताया 10 साल चलेगी ये, ठीक है। तो मैं क्या चल रहा हूँ, अभी 10 साल उसको मान के चल रहा हूँ कि 10 साल ये काम आ जाएगी, ठीक है ना। 10 यानी 11वें साल तो मुझे लानी ही पड़ेगी, हर कंडीशन में लानी पड़ेगी। इसका मतलब तो ये हुआ, ठीक है। यानी 10 साल मैं इसको मान के चल रहा हूँ, 1 लाख रुपए की लेके आया तो 10 साल चलेगी, मतलब हर साल 10,000 रुपये इसका डेप्रिसिएशन मैं अपनी बुक में राइट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड अब्सोर्प्शन ये का मतलब ये होता है कि मैंने सोचा कि 10 साल चलेगी, अब मैं 10 साल को मान के इसको हर साल 10,000 रुपये राइट ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन 5वें साल के एंड में नई टेक्नोलॉजी आ गई। यानी मैंने अभी 50,000 रुपये उसको कम ही लिया है, लेकिन 5वें साल के एंड में कोई अलग टेक्नोलॉजी आ गई जो एसी से बहुत बढ़िया है, एसी से बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई, मुझे अब वो लानी पड़ रही है मजबूरी में। क्यों? क्योंकि ये तो एसी तो आउटडेटेड चीज़ हो गई है, तो मुझे उस कंडीशन में वो दूसरी चीज़ लानी पड़ेगी। तो वो 50,000 रुपये तो मैंने काम में ले ली एसी, लेकिन 50 के तो काम में नहीं ली, अभी तो 50,000 के तो काम में नहीं ली मैंने एसी को। तो वो बचा हुआ 50,000 रुपये मेरे लिए क्या हो गया? अनएक्सपेक्टेड अब्सोर्प्शन हो गया। क्या हो गया? अनएक्सपेक्टेड अब्सोर्प्शन। आपको समझ में आ गई बात? अच्छा, बता दूं आप लोगों को, जो डेप्रिसिएशन हुआ, ये डेप्रिसिएशन आप डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाकर इसको आप दूर कर सकते हैं। इसकी प्रॉब्लम जो, सपोज मुझे पता है 10 साल बाद में मेरी एसी खत्म होने वाली है, तो मैं अभी से 10,000 रुपये हर साल एंड में उसको अलग छोड़ते जाऊंगा ना मैं। यानी जब 10 साल खत्म हो जाएंगे तो 1 लाख की एसी आती है, तो मेरे पास भी 1 लाख रुपये का बैलेंस रहेगा उस टाइम, जब 10 साल पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये नहीं है थोड़ी बहुत प्राइस ऊंची ज़्यादा होगी, कम ज़्यादा होगी, तो उसको हम कम एडजस्ट, वो तो हमारी एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन 1 लाख तो मुझे लाना नहीं पड़ेगा ना कहीं से। क्यों? क्योंकि मैंने उसके लिए पहले से डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाकर रखा हुआ है। आई बात समझ में? यानी डेप्रिसिएशन को आप डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से आप इसकी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आपको आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
ये एक्सपेक्टेड हो गया और अनएक्सपेक्टेड बता दिया मैंने आपको। यानी आप जो मानकर चलते हैं, मानकर चलते एक्सपेक्टेड मतलब एक डेप्रिसिएशन का हिस्सा हो गया ये, कि आपको पता है कि डेप्रिसिएशन अगर लगेगा, इतने साल में लगने वाला है, तो आप उसके लिए अलग से जुगाड़ कर रहे हैं। आपने 10 साल का मान के चला हुआ है, इसका मतलब ये पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया। लेकिन अनएक्सपेक्टेड, अरे उसके बारे में तो सोचा नहीं था हमने, तो वो क्या हो गया, वो डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है। तो डेप्रिसिएशन का पार्ट जो है, उससे तो हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाकर दूर हो सकते हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो होती है प्रॉब्लम्स, डेप्रिसिएशन आता है, जो अनएक्सपेक्टेड अब्सोल्यूशन होती है, उससे हम सिर्फ इंश्योरेंस की वजह से बच सकते हैं। उस असेट का इंश्योरेंस करवा लो, सब इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस। आगे एक डिफरेंस और आता है, ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल वर्सेस कैपिटल लॉस। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मैंने बताया था, मतलब इसका मतलब डेप्रिसिएशन होता है। यानी डेप्रिसिएशन लग गया, उसको आप क्या बोलते हो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कैपिटल लॉस क्या होता है, कैपिटल लॉस का मतलब आपकी एसेट में परमानेंटली कोई वैल्यू में डिक्लाइन आ गया, कमी आ गई, उसमें कुछ एक्सीडेंटल डैमेजेस हो गया, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, या सिस्टम अपडेटेड सिस्टम आ गया, तो उसको बोलते हैं अपन कैपिटल लॉस। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को आप डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाकर उससे दूर हो सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, जबकि कैपिटल लॉस से कैसे बचेंगे आप, वैल्यू में कमी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस से बच सकते हैं आप, सेम वही बातें हैं। ठीक है, यस।